Friends, today we are going to start on a very famous book by William Shakespeare. It is called The Tragedy of Julius Caesar. It's a lovely book written by Shakespeare and it is based on facts. Actually में it is वो facts के ऊपर आधारित है. जूलियस सीजर एक किंग हुआ था रोम का और उसने बहुत विजय प्राप्त करी थी, बहुत बहादुर था. लेकिन जैसे होता है हर राज्य में उसके भी दुश्मन थे और वो भी इन दुश्मनों के बीच में रहा. ये कहानी उस जूलियस सीजर की है. दिस हैपेंड बिफोर क्राइस्ट. शेक्सपियर ने क्या किया है कि उस जमाने में स्टेज पे प्ले होते थे और स्टेज में ज्यादा डिटेल्स नहीं होती थी जो आजकल के हमारे सिनेमाज में, ड्रामा में इतनी सारी कंप्यूटराइजेशन होती है. उस टाइम वो कुछ भी नहीं था. उस टाइम बड़े सिंपल स्टेजेस हुआ करते थे. तो उस स्टेज को सूट करने के लिए और अपना प्ले प्रेजेंट करने के लिए, जिसको बहुत लोग आते थे प्ले देखने के लिए, जमीन पे कुर्सियों पे जैसे मर्जी बैठते थे, उनसे चार्ज किया जाता था. दे कुड ड्रिंक देयर एंड मेक फन ऑफ द पीपल एंड दे कुड शाउट एंड स्क्रीम एंड विसल. जो मर्जी कर सकते थे वहां पे उस जमाने में. और रॉयल्टी भी शेक्सपियर के प्लेस को देखने आती थी. एंड जब रॉयल्टी आती थी और रॉयल्टी को प्ले पसंद होता था तो वो काफी कुछ ऑनर और पैसा शेक्सपियर को मिलता था. नाउ इसमें भी ऐसा किया है उसने कि इसमें शेक्सपियर के अभी हम कैरेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे कि अलग अलग कैरेक्टर्स क्या हैं, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. हालांकि जो कुछ जूलियस सीजर प्ले में हुआ ये एक्चुअली में 2.5 साल, 2.5 years, लेकिन शेक्सपियर ने इसको कंपैक्ट करके 6 दिन में कर दिया है. अब सीन 1, एक्ट 1 opens in the city of Rome. Now, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है. बहुत people are cheering madly. They have stopped their work. They have closed their shops. They are out in the streets with their children and they are dressed in their best clothes and they are culled out, they've made out a holiday and they have come there to cheer for Caesar. Now Caesar was a very loved general. He was a very loved general. He was a part of a triumvirate. Triumvirate was 3 people combined used to come and rule the country. So Pompey was one of the generals of the triumvirate and Julius Caesar was the other member of the triumvirate. And now Julius Caesar had a fight with Pompey. And therefore, the third member of the triumvirate was Aemilius Lepidus. Aemilius Lepidus was a man of no consequence. Nobody bothered about him. Pompey and Caesar बहुत ज्यादा वैल्यूबल लोग थे और इनके बारे में काफी कुछ कहा जाता था. बट एनीवे, अब हम यहां पे ये शुरू होती है. मैं इसको पढ़ता हूं, देखिए आपके लिए. Hence you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What know you not? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou? Now, अब वहां के फ्लेवियस वगैरह हैं. फ्लेवियस और मारेलस 2 ऑफिसर्स ऑन द आर्मी ऑफ पॉम्पे हैं. They are still loyal to Pompey. And Caesar has come, he's come back with a victory over Pompey. That doesn't matter to them. They want to rise in rebellion. ये हमें बाद में पता चलता है. लेकिन फिलहाल वो ये कहते हैं कि these people should be driven away. They should not be allowed to greet Caesar. सीजर को ये नहीं लगना चाहिए कि कितने सारे लोग उसे कितना प्यार करते हैं और कितना उसके लिए वेट कर रहे हैं, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही लोग तो उसकी स्ट्रेंथ है. यही लोग उसके लिए लड़ेंगे, यही लोग उसकी फेवर करेंगे. तो इसलिए वो फ्लेवियस और मारेलस दोनों मिलके यहां से सड़कों से क्राउड्स को भगा देना चाहते हैं.
और भगाने के लिए उनको कोई ना कोई तरीका ना से तो रौब झाड़ते हैं. They do this only to create an atmosphere of fear among the people that they are under authority and Pompey's authority is still being wielded. Now, Flavius asks, what trade art thou? The carpenter says, why sir, I am a carpenter. Now Marullus, the other fellow, he says, where is thy leather and thy rule? What dost thou with thy best apparel on? और तुम्हारा रूल और तुम्हारा एप्रन कहाँ है? ये निशानी थी कारपेंटर की कि कारपेंटर हो तो आपका रूल होना चाहिए, आपके हाथ में एप्रन पहनी होनी चाहिए ताकि आप सड़क पर जाएं तो लोगों को पता चले कि आपकी ट्रेड क्या है. तो इसलिए इन्होंने इस तरह से पूछा. Now, Marullus says, truly sir, I am a workman. तुम्हारा एप्रन नहीं है, तुम्हारा रूल नहीं है, एंड यू आर वेयरिंग योर बेस्ट क्लोथ्स. सबसे अच्छे क्लोथ्स करके आए हो तुम यहाँ पे. क्या करते हो यहाँ पे? तो दूसरा कहता है, दूसरे आदमी से पूछा जाता है. He says, truly sir, in respect of a fine workman, I am but as you would say a cobbler. So फ्लेवियस को जवाब मिलता है कि सर, आई एम अ वर्कमैन and you can call me a cobbler. So cobbler is a मोची जो जूते का काम करता है. अब मैरुलस को क्लियरली समझ में नहीं आता the word cobbler. So he says, truly sir, tell me what trade art thou? Answer me directly. तो cobbler कहता है, a trade sir, I am plying a trade which I can say very safely with a very good conscience. I can say that I am a mender of bad souls. Now, here is a pun. Mender of bad souls. It is a pun on the word souls. S-O-L-E-S is the bottom part of the shoe, and S-O-U-L-S is the spirit of a human being. So he says, I am a mender of bad souls. Now, it could be taken in either way. This is what a pun is. Making fun, a play on the words. So, cobbler says that I am a mender of bad souls. Marullus says, still, what trade thou knave, thou naughty knave? He still does not understand. He says, you are a crook, you are a knave, you are a rough and bad person. So you tell me what your trade is. What trade are you doing? So cobbler says, nay, I beseech you, sir, be not out with me. Yet if you be out, sir, I can mend you. Now again, there is a pun here. He says, I beseech you, I beg you, sir, do not be out with me. Do not be out with me. Out here means do not be angry with me. Yet, if you be out, I can mend you. Now here he may says that if you be out means if your shoes be worn out, then I can repair them. So they are being rude to Marullus and Flavius. They do not accept their authority, but still they are people in power, in position, so the people have to listen to them. यहां तो उन्होंने दोनों मजाक उड़ाया उसका. What meanest thou you by that? Mend me, thou saucy fellow? You are so disrespectful, insolent, impudent. How dare you say that you can repair me? Why, sir, cobble you? Why, sir, cobble you means I can mend you, I can repair you just as I repair a worn out shoe. So I'll repair your shoes. Then Flavius intervenes and says, oh, you are a cobbler, aren't you? So cobbler says, yes, sir, I live by the awl. Now, awl, A-W-L, is a iron instrument used by the cobblers. They put their shoe on it. Every cobbler, even in India now, you will see cobblers sitting on the street with an awl. And he says, I meddle no tradesmen's matters, nor woman's matters, but withal I am indeed, sir, a surgeon of old shoes. So he says, I have no business with women or other tradesmen. I am a surgeon. I repair old shoes. And whenever there is danger of their being worn out, I can repair them, mend them. And all the people here who are wearing good quality leather shoes
neat shoes, means calf shoes, then they have been made by me. So Flavius says, but wherefore art thou not in thy shop today? Why dost thou lead these men about the streets? So Flavius is still angry. He's annoyed. He says, what are you doing here? You may be a cobbler, but go back to your business. Today is not a holiday. Cobbler says, truly, sir, to wear out their shoes, to get myself into more work. But indeed, sir, we make a holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. Now again, the cobbler जो है वो फिर बेइज्जती से बात करता है, उसकी फिर हंसी उड़ाता है. वो ये कहता है कि सर, मैं बाहर इसलिए आया हूं इन सब लोगों को लेके ताकि इनके जूते घिस जाएं, और जब इनके जूते घिस जाएंगे तो ये मैं रिपेयर कराने आएंगे, तो मैं तो अपना बिजनेस बढ़ाने आया हूं. लेकिन एक्चुअली सर, हम यहां पे आए हैं सीजर को चीयर करने के लिए, क्योंकि सीजर बहुत विक्टोरियस होकर वापस आ रहा है. तो Marullus says, wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome? To grace and captain bonds his chariot wheels. Now, उस जमाने में एक प्रथा थी. There was a practice at that time that people or kings who won wars, they would bring home trophies to show that how victorious they had been. And these trophies would be in the shape of gold, silver, precious jewels, and also the kings or the king who has lost, his relatives, or even the king himself, they would be brought. And these people would be chained right behind the chariot, and they would have to follow the chariot. That is a very bad, sad state of affairs, running behind the chariot as the charioteer chose. और उसके बाद जब इनको लाया जाता था, फिर इनकी कंट्री को कहा जाता था कि इतना पैसा दो, इतनी रैंसम दो, तो तुम अपने भाई, बंधु, बेटे, बहू, लड़की, राजा जिसको भी छुड़ाना, जिसको पकड़ के लाए, उसको ले जा सकते थे. सो दे वर सोल्ड फॉर रैंसम. तो ये मैरलस कहता है कि तुम लोग क्यों रिजॉइस कर रहे हो? व्हाट इज देयर टू रिजॉइस? सीजर ने किसको हराया है? अपने ही एक जनरल को हराया है, पॉम्पे को. वहां से उसके साथ कोई इनाम तो उसे मिला नहीं. उसे कोई ट्रिब्यूटरीज तो बांध के अपने चैरिट के साथ बांध के नहीं ला रहा. वो कोई ऐसे सामान नहीं ला रहा जो देश को, रोम को और ज्यादा पैसे वाला बना देगा, रिचर बना देगा. ऐसा तो है नहीं. सो हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, नो यू नॉट पॉम्पे? तुम पत्थर दिल लोग हो, तुम्हारा दिल ही नहीं है. क्या तुम पॉम्पे को इतनी जल्दी भूल गए? You are worse than stones, blocks of stones that have no memory. तुम तो पॉम्पे को भूल गए हो. No, you're not Pompey. Many a time and oft have you climbed up to the walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops. तो इसे कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किलों की दीवारों के ऊपर और चिमनीज के ऊपर चढ़ के अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले जाके with your infants to your arms and have sat there the live long day. पूरा दिन वहां बैठे रहते थे, इंतजार करते थे पॉम्पे कैसे जीत के वापस आ रहा है. To see great Pompey pass the streets of Rome. जब पॉम्पे स्ट्रीट्स ऑफ रोम के थ्रू पास होता था तो तुम कितना शोर मचाते थे, कितना चीयर करते थे. Have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks? और तुम इतने जोर का उस वक्त शोर मचाते थे, इतना अधिक शोर मचाते थे. You cheered so loudly that even the great mighty river Tiber shook within its shores. अपने किनारों के बीच में हिलती थी वो. To hear, because your voices would echo in her shores and therefore it would tremble. And do you now put on your best attire and do you now call out a holiday? और अब तुम अपने बेस्ट कपड़े पहन के अपनी छुट्टी निकाल रहे हो, आज का दिन छुट्टी के दिन मना रहे हो. और काहे के लिए? और फूल you're throwing flowers in his way. किसके रास्ते में फ्लावर्स फैला रहे हो? उसके जिसने तुम्हारे बिलवेड पॉम्पे को मार दिया. बी गॉन, जाओ यहां से. रन टू योर हाउसेस, फॉल अपॉन योर नीज, जाओ अपने घरों पे, गिर जाओ अपने घुटनों पर.
and pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. जो ingratitude तुमने दिखाई है, बेवफाई तुमने दिखाई है, उसके लिए तुम्हारे ऊपर gods का रात आएगा. The anger of the gods will be on you, and you can only beg the gods to delay the diseases that he's going to bring upon you, the evil times that he's going to bring upon you. Gods are going to bring upon you evil times because you have been disloyal to the memory of Pompey. Therefore, you can just go and beg gods to reduce your suffering a little bit. Flavius says, go, good countrymen, and for this fault, assemble all the poor men of your sort. और फ्लेवियस कहता है, जाओ कंट्रीमैन, मेरे देश के रहने वालों, और अपनी तरह के और लोगों को इकट्ठा करो, अपनी तरह के सब, और ड्रॉ देम टू द टाइबर रिवर, और उनको टाइबर रिवर के नजदीक किनारे ले जाओ, और वहां पे आंसू बहाओ, खूब रो, ताकि उसकी छोटी सी छोटी ट्रिब्यूटरी जो चैनल है पानी की जो उसमें बहती है, वो भी ऊपर तक भर जाए, और उसके जो फेमस, उसके जो होली किनारे हैं उनको ऊपर तक भर दे. तो सारे जो कॉमनर्स हैं वो वहां से चले जाते हैं. जब वो चले जाते हैं तो फ्लेवियस कहता है, सी वेयर द बेसिस मेटल बी नॉट मूव्ड. तो कहता है, देखो इनकी जो सबसे मीनेस्ट बात है, जो इविल स्पिरिट्स है इनकी, वो भी हिल गई हैं. हमने इतना डाटा है कि वो हमारी बातों से मजबूर हो गए हैं. दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस. अब उनकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज दे फील गिल्टी फॉर हैविंग लॉस्ट द मेमोरी ऑफ पॉम्पे, फॉर हैविंग disloyal to the memory of Pompey. Now you see, go you down that way towards the capital. This way I will disrobe the images if you find them decked with ceremonies. तो फ्लेवियस कहता है कि you go towards the, I will go towards the capital. You go down towards the capital, and I'll go down this side, other side, and we will drive away the people and take down the decorations from the statues of Caesar. Marinus says, may we do so? Can we do so? Can we take down the decorations? Because you know it's the feast of Lupercal. Now, that day also happened to be the day when festivities were there. It was the feast of Lupercal, and Lupercal was the god of plenty and fertility. To please that god, there was a festival held in which there were races and many pleasantries. So they had come. Now, Flavius says that it is all right. Manlius says it is all right to drive away the people, but if we take off the decorations on the feast of Lupercal, we might be punished for that. So Flavius says it's no matter. Let no images be hung with Caesar's trophies. So he says, do not take down other decorations. Take down the decorations only from Caesar's statues and drive away the men. Because these commoners are the strength of Caesar. When Caesar sees such a strong backing of the commoners, he will grow more powerful. And he will soar high like an eagle in the sky. And we all will be his slaves. Therefore, we do not want him to be so powerful. Therefore, it is more important that we drive away the people from the streets of Rome, so that when Caesar comes to Rome, he doesn't get such a great welcome. This is the end of scene 1, Act 1 of Julius Caesar.